नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक कहानी लेकर के सामने आ चुका हूं। जैसे जैसे इस कहानी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, यह आगे चलकर रोमांचक और डरावनी होती जाएगी, जो मन को विचलित कर सकती है। लेकिन जितना मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जानता हूं, तो वो बहुत ही बहादुर है और कहानी को बिना डरे आखिर तक सुनने वाले हैं। साथियों, आज की कहानी मुझे शहर में रहने वाले मेरे एक बहुत पुराने साथी ने भेजी है। मैं और मेरा दोस्त बचपन में साथ पढ़ा करते थे और आज वो एक बड़े शहर में किराने की दुकान चलाता है और वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। एक बार उसके मोहल्ले में एक फ्लैट में बहुत ही भयानक घटना घटित होती है। जैसा कि मेरे साथी ने मुझे बताया कि ये कहानी एक परिवार की है जिसमें 3 सदस्य हैं, पति, पत्नी यानी भगवती और रामविलास और उनकी एक बेटी कामिनी। ये परिवार आज के मॉडर्न जमाने का है तो भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इनकी बेटी यानी कामिनी पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया पड़ जाता है। शुरू में तो इनको इन चीजों पर विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके सामने सच्चाई की एक एक परत खुलती जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये परिवार नया नया ही मेरे दोस्त के मोहल्ले में होता है, तो उन्हें इस कॉलोनी के आसपास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे, उसके बगल में ही एक बहुत ही पुराना खंडहर सा फ्लैट बना हुआ था। उन्होंने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही कभी ये जानने की कोशिश की कि उस फ्लैट में कौन रहता है और ये खंडहर क्यों पड़ा है। लेकिन उस फ्लैट की सच्चाई कुछ और ही थी। उस फ्लैट में एक चुड़ैल का साया रहा करता था जो काफी समय से वहां पर कैद थी, और जैसे ही उसको बाहर निकलने का मौका मिला तो वह उनकी बेटी यानी कामिनी के शरीर के माध्यम से वहां से आजाद होने की कोशिश करती है। तो कहानी को शुरू करे उससे पहले मैं इस चैनल पर पहली बार आने वाले सभी लोगों का तहेदिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और वो अगर अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग स्टोरी सुन रहे हैं वो अपना परिचय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अब ज्यादा टाइम खराब न करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। और चूंकि ये घटना मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है, तो मैंने इस घटना को एक बढ़िया सी स्टोरी के रूप में तैयार किया है। तो यह पूरी कहानी आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। कामिनी और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही इस नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। कोई न कोई पड़ोसी कामिनी और भगवती की मदद के लिए आ जाया करते थे। इतने दिनों में ही इस कॉलोनी में उनका मन लग गया था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ने पर भगवती बोली, देखो तो कौन है। कामिनी ने कहा, पता नहीं माँ, शायद पड़ोस से कोई आया होगा, लाइट गई हुई है इसलिए दरवाजा खटखटा रहा होगा। लेकिन जब कामिनी ने वहां पर जाकर देखा तो कोई नहीं खड़ा था। उसे लगा शायद मोहल्ले का कोई शैतान बच्चा होगा। वो दरवाजा अच्छे से बंद कर अंदर आ जाती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी के कमरे की खिड़की और बालकनी मकान के पीछे वाले रास्ते की तरफ खुलती थी। सामने ही एक घर था जो काफी पुराना था। देखकर लग रहा था काफी समय से उस मकान की मरम्मत नहीं की गई थी। शायद वहां कोई रहता ना हो, ये सोचते हुए खिड़की का पर्दा लगा। कामिनी नीचे मां के पास आ गई। रात का खाना खाकर कामिनी अपने कमरे से देखती है कि पीछे उस मकान में कौन रहता है। वह खिड़की का पर्दा हटा उस घर की तरफ देखने लगी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सी घर के आंगन में पड़ रही थी, लेकिन घर के काफी हिस्सा में अंधेरा पसरा हुआ था। कामिनी ने काफी नजर घुमाई पर कोई ना आया, तो उसको लगा शायद यहाँ कोई नहीं रहता, या फिर हो सकता है सब लोग सो गए हों। वो कमरे में ऊपर आ पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते कामिनी सोचने लगी, सो ही गए होंगे, इतनी रात जो हो रही है। काफी देर पढ़ने के बाद घड़ी पर नजर डाली तो 11 बज गए थे। कुछ ऐसा सोचते हुए जैसे ही कामिनी खिड़की बंद करने लगी, उसकी नजर घर के एक अंधेरे कोने पर खड़े एक साए पर गई जो लगातार उसे ही घूर रहा था। कामिनी उसे ध्यान से देखने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ साफ नहीं नजर आ रहा था।
कामिनी को लगा कि इतनी रात किसी के घर झांकना ठीक नहीं है। कल मां के साथ जाकर इस घर में रहने वालों से मिल लेगी। कामिनी खिड़की बंद कर सोने जाने लगी तो उसने गौर किया कि वो साया उसकी तरफ चला आ रहा था। वो किसी औरत का साया लग रहा था। आंगन में पड़ रही हल्की रोशनी में वो औरत कुछ साफ नजर आ रही थी। वो उसकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई। उसके पैर जमीन से काफी ऊपर थे, मानो हवा में तैर रही हो। यह देख कामिनी के डर के मारे पसीने छूट गए। कामिनी ने खिड़की बंद कर पर्दा लगा दिया और सोचने लगी, यह क्या था, कौन थी वो। लेकिन जो देखा उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। यही सोचते हुए कामिनी हिम्मत करते हुए डरते डरते पर्दा हटाकर कर देखने लगती है, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। कामिनी ने सोचा शायद यह उसका वहम ही होगा, अंधेरे में उसे साफ नहीं दिखा होगा। यही सोचकर कामिनी सोने चली गई। अगले दिन कामिनी याद करने लगी कि कल रात उसने क्या देखा था। आज वो उसका पता लगाएगी। पर्दा हटाकर देखा तो उस मकान में दिन में भी कोई चहल पहल नहीं। भगवती के पुकारने पर कामिनी नीचे चली जाती है। भगवती को शायद बाजार जाना था। बाजार का रास्ता पता न होने के कारण कामिनी की मां ने पड़ोस में रहने वाली महिला को साथ ले लिया था। बाजार से वापसी पर रिक्शे वाले ने उसी पीछे वाली सड़क पर रिक्शा मोड़ लिया जिस रास्ते पर वो पुराना घर था। कामिनी की मां यानी भगवती रिक्शा घर के पीछे वाले गेट पर रुकवा रिक्शे से सामान उतारने लग जाती है। कामिनी ने देखा कि उस घर के गेट पर पुराना ताला लगा था। कामिनी ने पड़ोसन से पूछा कि इस घर में कौन कौन रहता है, पर उन्होंने जो बताया उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। पड़ोसन ने बताया कि यह घर काफी सालों से बंद पड़ा है। इस घर का मालिक काफी साल पहले मर चुका है। उसके बाद से यह घर ऐसे ही बंद पड़ा है। कामिनी सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने खुद अपनी आंखों से उस औरत को देखा था। कामिनी रात होने का इंतजार करने लगी ताकि शायद फिर से वो उसे देखे और पता लगा पाए वो औरत कौन थी। काफी समय गुजर चुका था। कामिनी की छुट्टियों खत्म हो चुकी थी। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण वो उस घटना को लगभग भूल चुकी थी। कई दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। परीक्षाएं आने वाली थीं तो कामिनी देर रात तक जागकर तैयारी कर रही थी। इस दिन भी कामिनी देर रात तक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते थक गई और नींदों के मारे जब आंखें बंद होने लगी तो कॉफी बनाने नीचे किचन में आ गई। वो कमरे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ रही होती है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कामिनी बाहर बालकनी में आ जाती है। आधी रात हो चली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शांतम माहौल में हवा की साइएं साइएं कानों से साफ टकरा रही थी। कामिनी कॉफी खत्म कर अदन आने लगती है कि उसकी नजर उसी सुनसान पुराने घर की तरफ चली जाती है। उस घटना को याद कर कामिनी के शरीर में झुरझुरी सी उठ जाती है। डरते हुए कामिनी अपने कमरे की तरफ मुड़ती है। तभी वो उसी औरत के साए को अपने सामने हवा में खड़ा पाती है, मानो तैर रही हो। अचानक उस औरत को सामने देख कामिनी हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से मग छूट जाता है। दहशत और डर से कामिनी वहीं खड़ी खड़ी बेहोश जाती है। अगले दिन जब सुबह कामिनी की मां भगवती उसे जगाने कमरे में आती है, वो कामिनी को रूम में न पाकर बालकनी का दरवाजा खुला देख उस तरफ चली जाती है। कामिनी को जमीन पर पड़ा देख उसे उठाते हुए होश में लाने की कोशिश करती है। कामिनी का शरीर बुखार से तप रहा था। भगवती जल्दी से मदद बुलाती है और कामिनी के पिता रामविलास की मदद से कामिनी को अस्पताल ले जाती है। काफी देर बेहोश रहने के बाद कामिनी को होश आता है। डॉक्टर और कामिनी के माँ बाप को यही लगता है कि कमजोरी और देर रात पढ़ने की वजह से कामिनी बेहोश हो गई होगी। कामिनी अस्पताल से घर आराम कर रही होती है और सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ वो क्या था। उसके लिए यकीन कर पाना कठिन था। उस दिन के बाद से कामिनी की सेहत गिरती चली गई। कामिनी के माँ बाप कई डॉक्टरों के पास इलाज करवाकर थक गए। कामिनी की सेहत पर कोई असर नजर नहीं आ रहा था। कामिनी गुमसुम अपने कमरे में बदम रहती, न किसी से बात करती न किसी से मिलती। कामिनी के माँ बाप उसकी हालत देखकर काफी परेशान रहने लगे। भगवती कामिनी को पल भर के लिए भी अकेला ना छोड़ती, इसीलिए भगवती कामिनी के साथ उसके कमरे में ही सोया करती।
एक दिन आधी रात को भगवती की आंख खुलती है। वो कमरे में कामिनी को न पा सोचती है शायद कामिनी बाथरूम गई होगी। काफी समय तक जब कामिनी वापस न आई तो वो उठकर देखने चली जाती है। कहीं कामिनी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ये सोचकर कामिनी की मां कामिनी को आवाज देती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो कामिनी की मां दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। भगवती सोचती है कहीं कामिनी फिर बेहोश तो नहीं हो गई। वो दोबारा जोर लगाती है, दरवाजा नहीं खुलता। कामिनी की मां अपने पति को बुलाने जाने ही लगती है कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। भगवती बुरी तरह घबरा जाती है, धड़कनें तेज हो जाती है। घबराहट और डर पर काबू कर भगवती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो अदंर दाखिल होती है, खाली बाथरूम देखकर चौंक जाती है। कामिनी को न पाकर घबराने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि दरवाजा किस तरह अपने आप खुल सकता है। शायद हवा से खुल गया होगा। यह सोचकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करके मुड़ती है, भगवती के रोगंटे खड़े हो जाते हैं। कामिनी के मुंह और कपड़ों पर खून लगा देख भगवती डर जाती है। अचानक कामिनी अट्टहास करने लगती है और चीखने लगती है। भगवती पूरी तरह से हर जाती है और कामिनी से पूछती है, कामिनी तुम्हें क्या हो गया है और ये खून कैसा? तभी कामिनी भगवती का गला दबोच लेती है और दबाने लगती है। कामिनी की पकड़ से भगवती का दम घुटने लगता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है। रात में कामिनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कामिनी के पिता रामविलास भागते हुए कामिनी के कमरे में दाखिल होते हैं और वहां का मंजर देखकर घबरा जाते हैं। कामिनी बेटा ये क्या कर रही हो? छोड़ो अपनी मां का गला। और वो कामिनी की पकड़ से भगवती का गला छुड़ाने लगते हैं। तभी कामिनी गुर्राते हुए भगवती का गला छोड़ पिता रामविलास को उठाकर सामने दीवार पर पटक देती है। कामिनी के पिता जमीन पर जा गिरते हैं। भगवती भागकर कामिनी के पिता को संभालती है और उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी कामिनी जोर जोर से हंसने लगती है। भगवती रोते हुए बोलती है, कामिनी क्या हुआ तुम्हें? बेटा ये सब क्या हो रहा है? तभी कामिनी फिर से उन पर हमला करने के लिए झपटती है, पर इस बार जैसे तैसे कामिनी के पिता उसे काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। भगवती जल्द अस्पताल से मदद बुलवा लेती है। कामिनी को जल्द अस्पताल ले जाया जाता है। कामिनी को जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ था। डॉक्टर को ये कोई मानसिक विकार लगता है, इसलिए कई टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन सभी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, हमारे मुताबिक कामिनी मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक है। भगवती ने कहा, फिर क्या हुआ था कामिनी को? डॉक्टर ने कहा, हाँ, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कामिनी के मुंह और कपड़ों पर जो खून लगा था वो किसी इंसान का है। ये सुनकर कामिनी के माँ बाप डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर हो सकता है ये खून कामिनी का ही हो, उसे चोट लगी हो। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि हमने यही सोचकर कामिनी की सारी जांच की थी, मगर हमें कामिनी के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। कामिनी के कपड़ों पर लगे खून और कामिनी के खून की जांच की गई, लेकिन कामिनी के कपड़ों का लगा खून किसी अलग इंसान का है। हो सकता है ये खून आप में से किसी का हो। कामिनी के माँ बाप बोल पड़ते हैं, नहीं डॉक्टर, हम में से भी किसी का खून नहीं है, हमें कोई चोट ही नहीं लगी। ये जानकर कि कामिनी के कपड़ों पर लगा खून उनमें से किसी का नहीं है, अस्पताल वाले पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस आकर कामिनी और उसके परिवार से पूछताछ करके घर आकर जांच करने का बोलकर चली जाती है। कामिनी और उसके परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तभी वहां काम कर रही एक नर्स कामिनी के माँ बाप को बोलती है, देखो आंटी जी, ये कोई डॉक्टर के ठीक करने की बीमारी नहीं है, इसको तो भगवान ही ठीक कर सकता है। कामिनी के माँ बाप उन्हें हैरत की नजर से देखते हुए पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, मतलब ये शैतान का काम है। तभी वे दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या बकवास है, हम विश्वास नहीं करते इन सब बातों पर। उस नर्स ने कहा, देखो आंटी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे को जैसा लगा वो हमने आपको बोल दिया। कामिनी इन सब की बातें सुन परेशान हो जाती है। वो बोली,
क्या हुआ था माँ पापा मुझे? ये क्या बोल रही थी? उसकी माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम ध्यान मत दो, तुम सिर्फ आराम करो। कामिनी के पिता कामिनी के सवालों का जवाब दे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद कामिनी अपने माँ बाप के साथ घर आ जाती है। अब पहले से भी ज्यादा कामिनी का ख्याल रखा जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। कामिनी की तबीयत कुछ संभलने लगी थी। भगवती ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका चयन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। कामिनी की माँ भगवती कामिनी के साथ उसके कमरे ही सोती थी ताकि कामिनी का ध्यान रख सके। उस रात भी कामिनी अपनी माँ भगवती के साथ सो रही थी। गहरी काली सुनसान रात थी। भगवती की नींद उन चुड़ियों की खनक से खुलती है। भगवती उठ बैठती है, इधर उधर नजर घुमाती है। कामिनी को देखती है तो वो आराम से सो रही होती है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उन्हें पायल की आवाज खन खन सुनाई पड़ती है, जैसे कोई उसके आसपास टहल रहा हो। भगवती घबराकर उठ जाती है और कमरे में इधर उधर देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक तरफ अंधेरे में खड़ी कोई आकृति नजर आती है। भगवती पीछे मुड़कर देखती है। कामिनी तो सोई हुई होती है। कामिनी की मां डरते हुए पूछती है, कौन है वहां? उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो आकृति आगे बढ़ने लगती है। उस आकृति को अपनी तरफ आता देख भगवती अपने कदम पीछे करने लगती है और उल्टे कदम चलते हुए भगवती मेज से टकरा जाती है। वो आकृति ठीक उसके सामने होती है, दुल्हन के लिबास में, जिसका मुंह घूंघट से ढका हुआ था। भगवती ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? अदंड घर में कैसे दाखिल हुई? भगवती डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे भगवती अपने कदम आगे बढ़ाती है, वो दुल्हन जैसी दिख रही आकृति पीछे कदम रखने लगती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। भगवती डरते हुए उसके पीछे घर से बाहर निकल जाती है। चारों तरफ नजर घुमाती भगवती हैरान होते हुए बोलती है, अरे कहां गई वो औरत? भगवती इधर उधर घूमकर देखती है, लेकिन बाहर काली गहरी रात के सन्नाटे के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। भगवती अदंड घर की तरफ मुड़ती है तो उसकी नजर ऊपर मंजिल की छत पड़ती है। वही दुल्हन के लिबास वाली औरत घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। अचानक वो अपना घूंघट हटा देती है। वो देखकर दंग रह जाती है और बोलती है, कामिनी बेटा तुम? कामिनी कैसे हो सकती है? उसे तो मैं खुद सोता हुआ छोड़कर आई हूं। तभी कामिनी जोर जोर से हंसने लगती है और चीखते हुए भगवती के सामने छत से छलांग लगा देती है। कामिनी की मां चीख पड़ती है। भगवती खून से लथपथ कामिनी को अपनी बाजुओं में उठा उसका सर अपनी गोद में रखती है और कामिनी को होश में लाने की कोशिश करती है। कामिनी की मां भागते गिरते कामिनी के पिता रामविलास को बुलाने भागती है। भगवती रामविलास को जगाती है। कामिनी के पिता भगवती को घबराया हुआ देखकर खड़े हो जाते हैं। हड़बड़ाते हुए भगवती कामिनी के पिता को पकड़ते हुए बोलती है, वो कामिनी छत खून। कामिनी के पिता भगवती को संभालते हुए पूछते हैं, क्या बोल रही हो? ठीक से बताओ क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? और क्या हुआ कामिनी को? कामिनी ने छत से छलांग लगा दी है। ये बोलते हुए भगवती रामविलास को घर से बाहर खींचते हुए लाती है, जहां कामिनी लहूलुहान पड़ी थी। लेकिन ये क्या? कामिनी तो वहां नहीं थी और कोई खून का कतरा तक नजर नहीं आ रहा था। हड़बड़ाए हुए भगवती जमीन पर टटोलते हुए बोल रही थी, यहीं यहीं गिरी थी कामिनी मेरे आंखों के सामने। छत से छलांग लगाई थी, मेरे सामने गिरी थी यहाँ। कामिनी के पिता भगवती की हालत देख परेशान हो गए और भगवती का हाथ पकड़ उसे कामिनी के कमरे में लाते हैं। भगवती के होश गुम हो जाते हैं जब वो कामिनी को अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया देखती है। भगवती भागकर कामिनी के पास जा उसे जांचना शुरू कर देती है। भगवती मन में सोचती है, कोई चोट नहीं। फिर वो दुल्हन के लिबास में वो औरत जिसकी शक्ल हूबहू कामिनी जैसी थी, कौन थी? कामिनी के पिता भगवती को हैरान परेशान देख कुर्सी पर बिठा पानी का गिलास पकड़ाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, कामिनी बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम्हारे सामने कितनी गहरी और सुकून की नींद सो रही है हमारी बेटी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। भगवती ने हैरानी से भरी हुई नजरों से कामिनी के पिता को देखते हुए कहा, फिर वो सब क्या था जो अभी मैंने देखा? रामविलास ने कहा, भगवती तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो।
इतना दिमाग पर जोर मत हालो। कामिनी बिल्कुल ठीक है, हम हैं उसके साथ, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। कई बार दिमाग ऐसी चीजें दिखाता है जिसे समझ पाना मुश्किल होता। तुम्हारे दिमाग ने भी शायद तुम्हें ऐसा कुछ दिखाया है जिसे तुम सच समझ बैठी हो। वो भगवती को यकीन दिला कि यह उसका सिर्फ भ्रम है, उसे सुलाकर वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। सुबह आंख खुलने पर कामिनी को अपने साथ बिस्तर पर न पाकर भगवती रात का घटनाक्रम याद कर डर जाती है और कामिनी को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते निचली मंजिल पर आ जाती है। भगवती के कदम किचन से आ रही हंसने की आवाज सुन उस तरफ मुड़ जाते हैं। भगवती कामिनी और कामिनी के पिता को एक साथ किचन में देख पूछती है, आप दोनों सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हैं? कामिनी के पिता हंसते हुए बोले, अरे चाय बना रहे हैं और क्या। आज नाश्ता में कामिनी ने पराठे बनाए हैं। देखो तो कौन कौन से देश का नक्शा बनाना रह गया है और पराठे टेबल पर रख देते हैं। भगवती रामविलास को चाय बनाते देख बोलती है, आप दोनों क्यों नाश्ता बना रहे हैं? मुझे जगह देते मैं बना लेती। कामिनी के पिता कहते हैं, अरे तुम कल रात सही से सो नहीं पाई थी, तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो हमने तुम्हें जगाया नहीं। कामिनी भी उठ गई थी तो वो मेरी मदद करने किचन में आ गई। वैसे मैं चाय ठीक ठाक बना लेता हूँ। और चाय का कप भगवती की तरफ बढ़ा दिया। कामिनी अपनी माँ की तरफ पराठे खिसकाते हुए बोलती है, माँ बताओ तो पराठे कैसे बने हैं? भगवती कामिनी को गौर से देखती है। वो आज ठीक ठाक लग रही थी। कितने दिनों बाद आज सब ठीक लग रहा था, इसलिए भगवती कल रात का जिक्र दोबारा नहीं करती है। पराठे का कौर तोड़ते हुए भगवती कामिनी के पिता से बोलती है, सुनो जी, एक बात बोलूं? चाय पीते हुए कामिनी के पिता भगवती की तरफ देखते हुए बोले, हाँ कहो। भगवती ने कहा, हमें इस घर में आए काफी टाइम हो गया। हमने इस घर में आकर गृह प्रवेश तो कर लिया, लेकिन गृह प्रवेश करने से पहले पूजा नहीं करवाई। रामविलास ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं आज ही पंडित जी से बात कर पूजा का मुहूर्त निकलवाता हूं। घर में पूजा का दिन था। भगवती लगभग सारी तैयारियां कर चुकी थी। रामविलास और कामिनी पूजा की बाकी तैयारी देख रहे थे। भगवती ने पंडित जी के कहने पर भोग के लिए चरणामृत और खीर बना रख दी थी। सब तैयारियां समय से पहले ही कर ली गई थी, बस पंडित जी का इंतजार हो रहा था। पंडित जी के आने पर मुहूर्त पर पूजा शुरू कर दी गई थी। जैसे ही पूजा शुरू की गई, तेज हवा चलने लगी। भगवती उठकर खिड़की और दरवाजे बंद कराई। हवन कुंड में आग जलाई गई। हवन शुरू किया गया। हवन कुंड में जैसे ही पहली आहुति डाली गई, घर के सभी खिड़की दरवाजे खुल गए और तेज हवाएं चलने लगी और हवन कुंड की आग बुझ गई। सभी बड़ी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनके सामने ही भगवती ने खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। खिड़की दरवाजे दोबारा बंद करने पर हवन पूरा किया गया। पंडित जी भगवती को भोग में बना प्रसाद लाने को कहते हैं। भगवती भोग का प्रसाद लाकर पंडित जी के सामने रख देती है। पंडित जी भोग लगाने के लिए चरणामृत के बर्तन का ढक्कन हटा चम्मच निकालते हैं। ये क्या खून! पंडित जी के हाथ से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर चरणामृत की जगह खून फैल जाता है। ये नजारा देख वहां मौजूद सब लोग खड़े हो जाते हैं। भगवती दूसरा भोग का बर्तन जिसमें खीर बना रखी थी, उसका ढक्कन उठा देखती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। खीर की जगह हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ होता है। भगवती सबकी तरफ हैरान होते हुए कहती है, ये क्या? मैंने तो खुद अपने हाथों से चरणामृत और खीर बनाई थी, फिर ये खून और हड्डियां कहां से आई? पंडित जी बोलते हैं, इस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तभी यह अमंगल हुआ है। हम यहां नहीं रुक सकते, जितना जल्दी हो यहां से कहीं और चले जाओ। ये कहते हुए पंडित जी घर से बाहर तेजी से निकल जाते हैं। भगवती घबराकर वहीं बैठ जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कामिनी के पिता भगवती और कामिनी को दिलासा देते हुए कहते हैं, भगवती तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। मैं तुम्हें और कामिनी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। जहां नकारात्मक ऊर्जा है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। हमें उस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। शाम को सब खाना खाकर सब शांति से सो जाते हैं।
छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है? कामिनी के पिता सपने में दबी घुटी हुई आवाज में झटपटा रहे थे, जैसे किसी की पकड़ से अपने गले को छुड़ाने की मुशक्कत कर रहे हों। वो झटपटाते और चीखते हुए जागते हैं। अचानक से अपने आप को सही देखकर वो सोचे ये बस एक सपना था, लेकिन उनका पूरा शरीर पसीने से भीगे हुआ था। उनकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। रामविलास की नजर बाहर खिड़की के पास खड़ी एक औरत की परछाई पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था बाहर खिड़की के पास कोई खड़ा था। कामिनी के पिता खिड़की के पास आते हैं और पर्दा हटा उसे देखने की कोशिश करते हैं। वहां एक औरत खड़ी थी जो लगातार उन्हें घूरे जा रही थी। रामविलास जोर से कहते हैं, कौन? यहां ऐसे क्यों खड़ी हो? जैसे ही वो उस औरत के करीब जाते हैं, वो हवा में गायब हो जाती है। कामिनी के पिता खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर अच्छी तरह इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता है। वो औरत ऐसे गायब हो गई जैसे वहां थी ही नहीं। शायद ये कोई भ्रम था। वो खिड़की बंद कर पानी पीने के लिए गिलास उठाने लगते हैं, लेकिन पानी का गिलास खाली होता है। भगवती की आंख रात में अजीबोगरीब आवाज की वजह से खुलती है। वो गौर करती है कि आवाजें कमरे से बाहर आ रही थी। वो देखने के लिए बिस्तर से उठ खड़ी होती है। भगवती इधर उधर कमरे में नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे कामिनी कमरे में नजर आती। भगवती कमरे से बाहर निकल अजीब आवाजों की तरफ मुड़ जाती है। वो अजीबोगरीब आवाजें किचन की तरफ से आ रही थी। भगवती आवाज की तरफ जा रही थी कि कामिनी के पिता रामविलास भी वहां आ जाते हैं। भगवती चुप रहने का इशारा कर रामविलास के साथ किचन से आ रही आवाज की तरफ बढ़ती है। भगवती किचन की लाइट जलाती है। किचन से आ रही आवाज बंद हो गई थी और वहां कोई नहीं था। अचानक भगवती की नजर फर्श पर गिरे खून और हड्डियों पर जाती है। ऐसे लग रहा था किसी जानवर ने सारी हड्डियां चबाकर छोड़ी हो। भगवती रामविलास से कहती है, ये किसने किया? ये सब कहां से आई? और कामिनी कहां है? कामिनी के पिता भगवती की तरफ देखते हुए कहते हैं, मतलब? वो तो तुम्हारे साथ हमारे कमरे में सोती है। भगवती ने कहा, हाँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। भगवती कामिनी के पिता को चलकर कामिनी को देखने को बोलती है। उन्हें पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दोनों जब पीछे मुड़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पैर जैसे वहीं खड़े जम गए हों। कामिनी हाथ में मांस का टुकड़ा ले जानवर की तरह नोच नोच के खा रही थी। उसका मुंह और कपड़े खून से सने हुए थे। कामिनी को इस हालत में देख भगवती और रामविलास की जान हलक में अटक जाती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, कामिनी, ये क्या हाल बना रखा है? कामिनी के माँ बाप घबराते और डरते हुए कामिनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कामिनी उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर चीखने लगती है। उसकी चीख मानो कान के पर्दे फाड़ डालेगी। अचानक कामिनी चीखना बंद कर देती है और भगवती और रामविलास को देख जोर जोर से हंसने लगती है। वो दोनों उस तक पहुंचते इससे पहले ही कामिनी किचन की खिड़की से भाग जाती है और अंधेरे में गुम हो जाती है। भगवती और रामविलास घर से बाहर आ कामिनी को ढूंढने लगते हैं। कामिनी सड़क किनारे चलती जा रही थी। सड़क के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। काली अंधेरी रात में कामिनी उस सुनसान सड़क पर कदम बढ़ाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने होशो हवास में न हो। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव, कोई डर नजर नहीं आ रहा था। कामिनी उस सुनसान सड़क पर बेसुध चलते जा रही थी कि उसके करीब से एक गाड़ी निकलकर आगे रुकती है। कामिनी उसी तरह बेसुध चलती रहती है जैसे उसने कोई आवाज सुनी ही ना हो। उस गाड़ी में से कामिनी से वो अजनबी शख्स कहता है, मैडम, इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर कहां जा रही है? आओ आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दे। उस गाड़ी में बैठा शख्स कामिनी की तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर बोलने लगता है, वैसे जाना कहां है आपको? कामिनी रुक जाती है और उस शख्स की तरफ एक तक देखने लगती है। वो शख्स कामिनी की तरफ गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। कामिनी उस गाड़ी में बैठे शख्स की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो बिना नजर हटाए एक तरफ देखे जा रही है। गाड़ी में अजीब सा माहौल, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। खामोशी को तोड़ता हुआ वो अजनबी शख्स कामिनी की तरफ नजर घुमाते हुए बोलता है, तो आप इतनी रात को अकेले कहां जा रही थी?
मेरा मतलब आपको कहाँ छोड़ दूं? कामिनी की तरफ से कोई जवाब ना आता देख वो शख्स कामिनी के कंधे पे हाथ रखता है। कामिनी उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कंधे पर रखे उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखती है। तभी अचानक उसका खूबसूरत चेहरा डरावनी शक्ल में बदल जाता है। उसकी आंखें आग की तरह सुलग रही थी, मानो आंखों से खून रिस रहा हो। उसकी आंखों से रिस रहा खून उसके कपड़ों पर फैल चुका था। उसकी डरावनी भयानक शक्ल और जहरीली मुस्कान को देख गाड़ी में बैठे शख्स के होश उड़ गए। उसने डर से चीखते हुए अपना हाथ कामिनी के कंधे से जैसे हटाना चाहा। गाड़ी आपे से बाहर हो गई और कहीं अंधेरे में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उस अनजान शख्स को होश आया तो उसने अपने आप को अकेला गाड़ी में पाया। समय न गवाते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल सड़क की तरफ लगड़ाता हुआ चलने लगा। काली अंधेरी रात थी, चारों तरफ अजीब वीरान सन्नाटा पसरा हुआ था। वो इतना तो समझ चुका था कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी प्रेत को लिफ्ट दी थी। कोई लड़की इतनी रात को वीरान सड़क पर क्यों निकल गई? वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं, कोई और ही बला थी। वो शख्स अभी सोच ही रहा था कि उसका ध्यान किसी की भयानक चीखों से टूट गया। सन्नाटे को चिरती हुई किसी की भयानक चीखें कान के पर्दे फाड़ रही थी। खौफ से उसके पसीने छूट रहे थे। उस शख्स ने आगे पीछे नजर घुमाई, लेकिन दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कोई नहीं नजर आ रहा था। उस शख्स ने चलने की रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसके सामने कामिनी आ खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। उसकी डरावनी शक्ल और भयानक हंसी से उस शख्स के होश उड़कर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कामिनी को अपनी तरफ आता देख उस शख्स की रूह कांप गई। वो जैसे जैसे कदम पीछे करता जा रहा था, कामिनी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उस शख्स के सिर से रिस रहे खून और खून से सन गई कमीज को कामिनी एक जानवर की तरह सूंघने लगती है। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कर पाता, कामिनी उस पर झपट पड़ती है। एक दर्द भरी चीख से पूरा माहौल कांप जाता है। कामिनी उस शख्स को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा चुकी थी। हड्डियां चबाने और गुर्राहट की डरावनी भयानक आवाजें उस काली अंधेरी रात को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। इधर भगवती और रामविलास कामिनी को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। थक हार के भगवती और रामविलास घर वापस आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कामिनी घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों को बोली, माँ पापा, आप लोग इतनी रात को कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों को पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। जब आप नहीं मिले तो मैं बाहर आप दोनों का इंतजार करने लगी। कामिनी बिल्कुल ठीक दिख रही थी और सामान्य बर्ताव कर रही थी। उसके पिता ने कहा, कहीं नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल गए थे। कामिनी के पिता भगवती को चुप रहने का इशारा कर सोने चले जाते हैं और भगवती भी कुछ न बोल कामिनी के साथ आज सोने चली जाती है। भगवती को नींद नहीं आ रही थी, वहीं दूसरी ओर कामिनी बेफिक्री से सो रही थी। भगवती इसी गहरी सोच में गुम थी कि आखिर उसकी बेटी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। रामविलास को नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ करवटें बदलते हुए कामिनी की किचन वाली घटना और फिर उसका एकदम नॉर्मल हो जाना, यही बात दिमाग में रह रहकर आ रही थी। सोचने लगे, आखिर हो क्या रहा है उनकी जिंदगी में। कल सुबह होते ही पंडित जी के यहां जा इसका हल निकालता हूं। कामिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवटें बदल सोने की कोशिश कर रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे। सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कामिनी को हल्की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगी। काफी समय से ये आवाज आ रही थी तो कामिनी उठकर बैठ गई और आवाज को गौर से सुनने लगी। पानी टपकने की आवाज सुनकर कामिनी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाथरूम का नल बंद था तो वो फिर किचन की तरफ मुड़ गई, लेकिन वहां का भी नल बंद था। कामिनी सोच में पड़ गई कि ये आवाज कहां से आ रही है। यही सोचते हुए कामिनी हॉल की तरफ आ गई। वहां उसके पिता थक कर वहीं हॉल में सो गए थे। बिना आवाज करे कामिनी ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में आ गई। वहां जाकर देखा, वहां भी बाथरूम का नल बंद था। कामिनी कमरे से निकल बालकनी में आ गई तो देखा बारिश हो रही थी। अच्छा, तो ये बारिश की आवाज थी।
कामिनी आसमान की तरफ चेहरा करते हुए बारिश की बूंदें अपनी मुट्ठी में इकट्ठी करने लगती है। कामिनी कमरे में वापस आने लगती है तो देखती है उसकी बालकनी का फर्श सफेद से लाल हो चुका था। वो ऊपर चेहरा आसमान की तरफ करके देखती है तो लग रहा था कि मानो आसमान से बारिश की जगह खून बरस रहा हो। अपने हाथ में बारिश की जगह खून देख कामिनी का शरीर बर्फ हो जाता है। ये नज़ारा देख उसकी रूह कांप रही थी कि उसकी नज़र उसी पुराने घर की तरफ मुड़ती है। उस बरसाती खून की बारिश के काले स्याह अंधेरे में उसे वहीं साया नजर आता है। तभी कड़ाके की बिजली चमकती है और वो खौफनाक साया कामिनी के करीब आ जाता है। उसका डरावना चेहरा कामिनी के सामने होता है। कामिनी के कदम जैसे जम गए हों, कांटो तो खून नहीं। कामिनी एकदम से हड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी उसका पांव फर्श पर बिखरे हुए खून पड़ जाता है, जिस वजह से कामिनी मुंह के बल गिर पड़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कामिनी को होश आने लगता है। वो उठने की कोशिश करती है। वो मुश्किल से बैठ पा रही थी। कामिनी चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कामिनी लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगती है। लड़खड़ाते हुए कदम रखते हुए इधर उधर नजर डाल रही है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे महसूस होता है कि वो अपने घर में नहीं, किसी और ही जगह पर खड़ी है। डर और घबराहट के साथ कामिनी हड़बड़ाकर इधर उधर लड़खड़ाते हुई घूमने लगती है और रामविलास और भगवती को आवाजें लगाने लगती है। डर और घबराहट के साथ कामिनी लगातार मदद के लिए आवाजें लगा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कामिनी की आवाज उस सुनसान जगह से बाहर नहीं जा रही हो। वो जगह कोई घर मालूम होता था। चारों तरफ जाले ही जाले और धूल से भरी हुई थी। कामिनी हिम्मत कर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। पूरा घर वीरान पड़ा था। कामिनी लगातार मदद के लिए रामविलास और भगवती को पुकार रही थी। उस वीरान घर में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। थक हार कर कामिनी वहीं जमीन पर बैठ गई। कामिनी ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो यहां आई कैसे। डर के मारे कामिनी की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। कामिनी आंखें बंद कर दीवार से सर टिका बैठ गई। तभी कामिनी को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। वो गौर से उन आवाजों को सुनने लगी। उसने गौर किया तो आवाजें उस घर की निचली मंजिल से आ रही थी। कामिनी लड़खड़ाते हुए निचली मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। उसे लगा शायद उसकी आवाज किसी तक पहुंच गई हो और आवाज सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आ गया होगा। कामिनी निचली मंजिल की तरफ बढ़ने लगी और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। कामिनी का पूरा ध्यान उन आवाजों पर टिका हुआ था। आवाजें सीढ़ियों के पास बने एक कमरे से आ रही थी। कामिनी निचली मंजिल पर आ पहुंच उस बंद कमरे के बाहर खड़े हो आवाजें सुनने की कोशिश करने लगती है। उस कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। कामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगातार आ रही आवाजें उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। कामिनी डर से पीछे हटने लगी। उसने सोचा कि इस वीरान जगह पर और कोई कैसे हो सकता है कि ये अपराधी तो नहीं है। कामिनी बाहर खड़े अंदर से आ रही आवाजों को सुनती रही। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि हो सकता है उसकी तरह कोई और भी ना फंस गया हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। कामिनी हिम्मत कर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोलती है। कमरे का वो जंग लगा दरवाजा सन्नाटे को चिरता हुआ खुलने लगता है। कामिनी कमरे में दाखिल होती है और चारों तरफ नजर डालने लगती है। हैरत की बात थी कि उस कमरे में सिवाय कामिनी के कोई नहीं था। कमरे में मकड़ियों के जालों, धूल और टूटे फूटे सामान के सिवाय कुछ नहीं था। कामिनी को ताज्जुब हुआ कि कमरा खाली था, लेकिन उसने खुद अपने कानों से उस कमरे से आ रही आवाजों को सुना था, लेकिन सिवाय उसके उस कमरे में कोई नहीं था। मारे डर के कामिनी कमरे से बाहर आ जाती है। लड़खड़ाते हुए वहीं एक कोने में सीढ़ियों के पास सर टिका बैठ जाती है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगती है। मारे घबराहट के उसके पसीने छूट रहे थे। वो आंखें बंद कर एक तरफ सर टिका अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगती है। तभी कामिनी को किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे धीमे कदमों से चल रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए उसी कमरे में छुप जाती है और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता।
अचानक उसे कमरे की छत पर एक काली परछाई नजर आती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। देखते ही देखते वो परछाई उसके एकदम करीब आ गई और उसके आर पार निकल गई। कामिनी की डर के मारे चीख पड़ी और उसने आंखें बंद कर ली। इधर उधर आंख खोलकर देखती है कि उस कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी। कामिनी उस कमरे से बाहर आ ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगती है। अंधेरा छटने लगा था। उस घर की हर एक चीज साफ नजर आने लगी थी। कामिनी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उस घर में सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे, जैसे जाम है गए हों। बहुत कोशिशों के बाद भी कामिनी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रही थी। बाहर से आ रही रोशनी उसका हौसला बढ़ा रही थी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। कामिनी उस घर को पूरी तरह खंगाल चुकी थी। उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी थी। कामिनी को भूख और प्यास भी लगाई थी। कामिनी थक हार कर वही खिड़की के पास बैठ गई और बाहर से आ रही रोशनी को निहारने लगी। शायद उसे कोई देख ले और वो इस जगह से निकल पाए। तभी उसकी नजर उस सामने वाले घर की तरफ गई। उसे वो घर कुछ जाना पहचाना लगा। ये क्या वो तो उसी का घर था। गौर करने पर कामिनी ने देखा कि उस घर की बालकनी पर जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ है। कामिनी की माँ भगवती सामने की बालकनी में खड़ी थी। वो हैरान परेशान कभी उस घर को देखती, कभी खिड़की से बाहर बालकनी में खड़ी अपनी माँ को। इसका मतलब वो अपने ही घर के पीछे बने हुए उसी पुराने घर में कैद थी, लेकिन कैसे, उसकी समझ से बाहर था। ये देख वो खिड़की से जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, लेकिन उसकी आवाज उस घर में सिमट कर रह गई थी। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी माँ भगवती तक तो पहुंच ही नहीं रही थी। भगवती अदंर चली जाती है और कामिनी की उम्मीद भी। कामिनी किसी तरह आंगन में आना चाहती थी ताकि बाहर का दरवाजा खोलकर वहां से निकल पाए। कामिनी वहां पड़ी एक कुर्सी को उठा खिड़की पर दे मारती है, लेकिन खिड़की का कांच नहीं टूटता। सब तरकीब बेकार हो रही थी। कामिनी काफी थक चुकी थी। थक हार कर वही दीवार पर सर सटाकर बैठ गई। शाम हो आई थी। कामिनी उसी खिड़की के पास बैठ अपने घर की तरफ देख रही थी। तभी उसके कमरे की लाइट जलती है। उसकी माँ भगवती किसी लड़की साथ कमरे में दाखिल हुई थी। कामिनी उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। कामिनी मन में खुद से सवाल कर बड़बड़ा रही थी, कौन है ये और ये मेरे कमरे में माँ के साथ क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद वो लड़की भगवती के साथ बाहर आ बालकनी में आ खड़ी हो जाती है और भगवती उससे बातें करने लगती है। कामिनी को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि उसकी माँ उसे ढूंढने की जगह घर में मेहमान बुला बातें कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। कामिनी सोच ही रही थी कि उस लड़की ने उसी पुराने घर की तरफ देखा। कामिनी उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगती है। कामिनी सन्न रह गई। ये क्या वही साया उसकी माँ के साथ खड़ा था? क्या उसकी माँ उस साए को देख पा रही थी? ये कैसे हो सकता है? वो वहां कैसे हो सकती है? कामिनी लगातार उस साए को हैरत भरी नजरों से टकटकी लगा देख रही थी। वो साया भी उसे देख मुस्कुरा रहा था। कामिनी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ क्या उस साए से अनजान थी। भगवती अदंड चली जाती है और पीछे पीछे वो साया भी। कामिनी उस बंद खिड़की से उन्हें देखती रह जाती है। रात का घिर आई थी। अंधेरा छा चुका था। कामिनी वहीं खिड़की के पास बैठी थी। आसपास से आ रही रोशनी ही उसका हौसला बढ़ा रही थी। उस घर फैला सन्नाटा मनुसिहत भरा था। गहरा सन्नाटा पसर चुका था। कामिनी को खुद की धड़कनें खौफ दिला रही थी। सन्नाटे के खौफ से कामिनी घबराकर खिड़की की तरफ माँ माँ चिल्लाने लगी। कामिनी बिना रुके लगातार चिल्लाए जा रही थी। फिर थक-हार कर वहीं बैठ रोने लगी। तभी उसके कान से एक आवाज टकराई, इतना आसान नहीं है यहां से निकलना। कामिनी ने चौंक कर चारों तरफ देखा। उसे सिवाय काले अंधेरे के कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी वही आवाज उसके कानों के पर्दों से फिर टकराई। कामिनी उठ खड़ी हुई और डरते हुए इधर उधर झांकने लगी। कामिनी डरते हुए बोलती है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लफ्ज उसके हलक में अटक रहे थे। कामिनी को सामने बने एक कमरे के अंदर अंधेरे में किसी के होने का एहसास हुआ। गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज कामिनी को सुनाई दी।
उस साए की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था? यहां से निकलना आसान नहीं। तुम कैद हो यहां, और अब तुम्हारी रूह भी कैद हो जाएगी। कामिनी अंधेरे में बस उस साए को महसूस कर पा रही थी। अचानक वो साया कामिनी के सामने आ खड़ा हुआ। यह वही औरत का साया था जो अब तक कामिनी को दिखता था। आज वो उसके रूबरू खड़ा था। वो साया उसे घूर रहा था। उसकी गुर्राहट सन्नाटे को चीर रही थी। तभी उस साये ने हाथ से कामिनी का गला दबोच लिया। कामिनी छटपटाने लगी। उस साये ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। कामिनी वहीं जमीन पर गिर बेहोश हो गई। रात में भगवती की नींद अजीब आवाजों की वजह से खुलती है। भगवती घबराकर उठ बैठती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर घर में गुर्राता फिर रहा हो। घबराकर भगवती रामविलास को उठाती है, लेकिन वो गहरी नींद के कारण करवट बदल सो जाता है। भगवती कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। आवाज ऊपरी मंजिल की तरफ से आ रही थी। भगवती कामिनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि आवाज लगातार उसी कमरे से आ रही थी। भगवती कमरे में दाखिल होती है। कामिनी गहरी नींद में सो रही थी। ताज्जुब की बात थी कि अब वो अजीबोगरीब आवाजें आनी अचानक बंद हो गई थी। वो कामिनी को सोता देख नीचे आने लगते हैं। तभी भगवती को लगा कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। उसकी नजर सामने लगे शीशे पर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे शीशे में अपने पीछे वही दुल्हन के लिबास में खड़ी औरत नजर आई। उसने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने वापस नजर शीशे की तरफ घुमाई तो कामिनी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो गुर्राह रही थी। इसी गुर्राहट की आवाज सुन भगवती ऊपरी मंजिल तक आई थी। कामिनी का ये बर्ताव देखकर भगवती डर से कांप रही थी। उसके पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। भगवती जिसे कामिनी समझ रही थी वो एक साया था। भगवती और रामविलास इस बात से अनजान थे कि कामिनी किस मुसीबत में फंसी हुई है। भगवती कामिनी का अजीब बर्ताव को देखकर घबराते हुए पूछती है, कामिनी क्या हुआ तुम्हें? कामिनी की शक्ल बदलने लगी थी। उसकी आंखों से लहू रिस रहा था। ये देखकर भगवती के होश उड़ गए। कामिनी का चेहरा भयानक रूप ले चुका था। ये देखकर भगवती की चीखें निकलने लगी। तभी कामिनी भगवती पर टूट पड़ती है और उसका गला दबोच लेती है। भगवती दर्द और खौफ से झटपटाने लगती है। भगवती की चीख पुकार की आवाज सुनकर रामविलास ऊपरी मंजिल पर भागे चले आए। कामिनी की भयानक आवाज और चेहरा देखकर रामविलास के होश उड़ गए। वो भगवती को कामिनी की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करने लगे। भगवती को छटपटाता देख रामविलास के पसीने छूट रहे थे। ये क्या कर रही हो कामिनी? क्या हुआ तुम्हें? रामविलास कामिनी की पकड़ से भगवती का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कामिनी रामविलास की तरफ देखती है। रामविलास की जान हलक में अटक जाती है। उसकी रूह सिहर कर कांप जाती है। कामिनी रामविलास को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देती है। भगवती की सांसें थमने लगी थी। उसका चेहरा सफेद और शरीर निढाल पड़ने लगा था। रामविलास को गहरी चोट पहुंची थी। रामविलास की नजर पास में रखें कलश पर गई, जो आज ही भगवती मंदिर से लाई थी। इसमें पवित्र कुंड का पवित्र जल रखा हुआ था, जिसे भगवती ने लाकर मंदिर में रख दिया था। मान्यता थी कि इस पवित्र कुंड के जल के आसपास होने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। रामविलास हिम्मत कर उठने की कोशिश करने लगते हैं। उसके सर से खून रिस रहा था। समय ना गवाते हुए रामविलास कलश उठा कामिनी की तरफ बढ़ने लगा। रामविलास को करीब आता देख कामिनी भगवती को जमीन पर पटक लपक कर रामविलास का गला पकड़ लेती है। तभी रामविलास के हाथ से कलश छूटकर नीचे गिर जाता है। भगवती फर्श पर निढाल पड़ी थी। दम छूटने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। कामिनी की मजबूत पकड़ से रामविलास का दम घुटने लगता है। भगवती को हिलता देख रामविलास उसे पुकारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में घुट गई थी। भगवती को होश आने लगता है। वो उठने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी नजर छटपटा रहे रामविलास पर जाती है, जो अपनी गर्दन को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। भगवती चिल्लाने लगती है, ये क्या कर रही हो कामिनी? गला छोड़ो इनका। होश में आ चुकी भगवती कामिनी की पकड़ से रामविलास को आजाद करने लग जाती है। रामविलास का शरीर निढाल हो रहा था। भगवती लगातार रामविलास को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
तभी रामविलास दबी हुई आवाज से कुछ बोलने की कोशिश करता है। कक्का खल्लश। रामविलास भगवती का ध्यान कलश की तरफ खींचने का प्रयास करता है। भगवती को याद आता है कि आज वो मंदिर से जो कलश लाई थी, शायद रामविलास उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। समय न गंवाते हुए वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है, लेकिन उसे वहां कोई कलश नजर नहीं आता है जहां उसने रखा था। वो आसपास ढूंढने लगती है, उसे कहीं भी कलश नजर नहीं आ रहा था। कामिनी ने अभी भी रामविलास की गर्दन दबोच रखी थी। भगवती फिर वापस आ रामविलास को कामिनी की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करने लगती है। कामिनी उसे दूसरे हाथ से पकड़ हवा में उछाल देती है और गुर्राते हुए रामविलास का गला मरोड़ने लगती है। रामविलास की सांस उखड़ने लगती है। सांस उखड़ने से वो अधमरा हो चला था। तभी जमीन पर औंधे मुंह पड़े भगवती की नजर कलश पर पड़ती है, जिसे वो मंदिर के पवित्र कुंड से भरकर लाई थी। वो उसे लपक कर उठा लेती है और कलश का ढक्कन खोल पूरा पवित्र जल कामिनी पर उड़ेल देती है। देखते देखते कामिनी के अदंर का साया अपनी असली भयानक रूप में आ जाता है। कामिनी की जगह एक भयानक डरावना साया धूं धूं करके जलने लगता है। उसकी चीखों से कान के पर्दे फटने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो साया राख बनकर हवा में उड़ जाता है। एकदम माहौल में शांति छा जाती है। भगवती रामविलास को सहारा दे उठाती है। वो मनहूस साया राख बनकर हवा में उड़ चुका था, लेकिन कामिनी कहाँ थी? उसे ढूंढने के लिए भगवती और रामविलास उसे हर जगह तलाशते हुए घर से बाहर निकलने लगते हैं। उधर उस पुराने घर में पड़ी कामिनी को होश आने लगता है। वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी आंखें बमुश्किल ही खुल पा रही थीं। कामिनी उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था। वो लड़खड़ाते हुए उठने लगती है, लेकिन उस पर छा रही कमजोरी उसे ऐसा करने में दिक्कत पैदा कर रही थी। फिर भी कामिनी हिम्मत कर उठ खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है। पास में रखी कुर्सी को उठाए खिड़की के शीशे पर दे मारती है। पहले ही वार में खिड़की का शीशा चटक जाता है। ये देखकर कामिनी की हिम्मत बढ़ने लगती है और वो चटक चुके शीशे पर दूसरा वार करती है। दूसरे वार में शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कामिनी कुर्सी को फर्श पर पटक खिड़की से बाहर आ जाती है और उस घर के आंगन की तरफ बढ़ने लगती है। वो दरवाजे तक पहुंच धक्का लगाती है। घर का दरवाजा बंद था। बहुत जोर लगाने पर भी जब दरवाजा न खुला तो समय न गंवाते हुए कामिनी उस घर के आंगन की दीवार फान बाहर निकल आई और सामने अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसे अपने घर का पिछला दरवाजा बंद मिला। उसे याद आया कि उसकी माँ ये दरवाजा बंद ही रखती है। घर का पिछला दरवाजा बंद मिलने पर कामिनी अपने घर के सामने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। भगवती और रामविलास कामिनी को खोजते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। यहीं सोचते सोचते वो दोनों कामिनी को खोजने बाहर निकल आते हैं कि तभी उन्हें कामिनी बदहवास हालत में घर के आंगन में दाखिल होती नजर आती है। भगवती और रामविलास एक पल के लिए घबरा जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें रह रहकर वही नजारा याद आ रहा था। भयानक चेहरा, गुर्राहट, वो डरावनी आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। हिम्मत करते हुए भगवती और रामविलास आगे कदम बढ़ाते हैं। कामिनी उनसे लिपट जाती है। बुरी तरह डरी हुई कामिनी को भगवती संभाल लेती है। उन्हें समझ आ चुका था कि यही असली कामिनी है और वो कोई और बला थी जो जलकर राख हो चुकी थी। तो साथियों, आज की ये हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको दिल से पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, और अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी की अभी कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आपको स्टोरी कितनी पसंद आई। और अगली स्टोरी के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए आप स्टोरी का वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।